Hello student, welcome to Hindi course. Let us begin class 8 lesson number 3. Lesson's name is सोना. ये संस्मरण लेख है और ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो आप पहले इसकी कहानी ठीक से पढ़ लीजिए। मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनेंगे। बाद में अपने आप आपको सबको दोबारा पढ़नी है और समझना है। सोना अचानक आई थी, परंतु जब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इसने सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब एकत्र करके उसके पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर कुछ देर कंपाउंड में चारों ओर पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा मुँह हाथ धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज़ की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती, कोई पूजा के बतासे खिला देती। मेज़ में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती, कभी उस पर लौटती रहती। कभी भोजन के समय वह किस प्रकार से जान लेती ये समझने का उपाय नहीं, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और जब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी उसको भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उनके समाप्त होते ही छात्रावास की छात्राओं के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवसर रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना पुकारते और उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल काफ़ी घंटों तक चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती हुई मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती। प्राय देखने वालों को यह भ्रम रहता कि उसके पैरों से मेरे सिर में चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार से कोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती।
डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे जिज्ञासा भरकर देखती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली, गोधूली, कुत्ते, हेमंत, वसंत, कुतिया, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती, कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई उसके कान खींचता, कोई पैर। जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गईं और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भरा बाला उतार चढ़ाव स्निग्धता दिखाई देने लगी। चारों ओर से खिंची कंजल कोर से मैं नीले गोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी में एकांत में कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, परंतु इतने लघु जीवों को घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत, गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में छोड़कर आशक्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें अपने पीठ पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगी, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा। चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे बता डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर खोजती सी प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। तो अब बच्चों, आपने महादेवी वर्मा की ये कहानी सोना पढ़ी। सोना कहानी में महादेवी वर्मा का अपने पालतू जानवरों और उनके बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है उसको आपने देखा। इससे आपको शिक्षा मिलती है कि हमारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम और सहृदयता की भावना होनी चाहिए। तो पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब पाठ आप खुद पढ़िए, पढ़ने के बाद वर्ड मीनिंग याद करिए और इसमें दिए गए प्रश्नोत्तरों को एक बार पढ़कर खुद खोजने का प्रयास कीजिए। बाद में मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।